इंडिया का मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास जो देश की इकोनॉमी का बैकबोन ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी का एक सबसे मूविंग स्तंभ है। पिछले 20 सालों में जितना भारत ने ग्रो किया उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी क्लास का है तो वो मिडिल क्लास का है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में आज सिर्फ 1 आउट ऑफ 5 पीपल बिलोंगिंग दिस मिडिल क्लास फील कि उनकी इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। यहां तक कि 48% ऑफ सच क्लास फील्स दैट कि 2025 में उनकी इनकम जो है वो डिक्रीज होगी। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पर क्या है इस फाइनेंशियल डेप्रिसिएशन के पीछे की वजह? ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेप्रिसिएशन की सिचुएशन नहीं है, ये एक सोशल सिचुएशन भी है। क्या है इनकी प्रॉब्लम्स और क्या हो सकते हैं इनके सॉल्यूशंस, आइए जानते हैं हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मिडिल क्लास होती क्या है। मिडिल क्लास की कोई एक डिफाइंड परिभाषा नहीं है सरकार के द्वारा दी गई। गवर्नमेंट इस चीज को डिफाइन नहीं करती है कि मिडिल क्लास क्या है। पर एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है प्राइस। वो प्राइस बेस्ड थिंक टैंक क्या कहता है कि भारत की 38% पॉपुलेशन आज के बेसिस के ऊपर मिडिल क्लास कैटेगरी में फॉल करती है, विच कम्स समवेयर अराउंड 570 बिलियन। प्राइस कहता है कि ये वो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम फॉल्स बिटवीन 6 लाख टू 36 लाख, मतलब 6 लाख से 36 लाख तक कमाने वाली जो फैमिली इनकम्स हैं उनको प्राइस का थिंक टैंक मिडिल क्लास के बेसिस के ऊपर कंसिडर करता है। पर आज के समय के ऊपर ये मिडिल क्लास क्या सिचुएशंस फेस कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो जानते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है हाई इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट्स। अगर आप भारत की समाज की आज समस्या देखें तो सबसे पहली समस्या है हाई इन्फ्लेशन। अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन देखें तो पिछले कुछ समय में या पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो एवरेज इन्फ्लेशन है दैट इज रेंजिंग समवेयर अराउंड 8%। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन इस समय के ऊपर ऑन एन एवरेज 8, 8.5 या 10% के आसपास जाती है। अगर हम अक्टूबर 2024 का डाटा निकाल के देखें तो भारत की जो फूड इन्फ्लेशन है वो 42% से ग्रो करी थी। टमाटर, प्याज सब कुछ जो है वो 70 रुपए या 80 रुपए के आसपास मिल रहे थे। क्या आप जानते हैं इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो था वो था जो सोयाबीन ऑयल या कच्ची घनी तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे वजह पता क्या थी कि सरकार ने महाराष्ट्र इलेक्शंस को देखते हुए जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया। इससे महाराष्ट्र के किसानों की इनकम तो बढ़ी पर जेब में किसकी ढीली हुई? भारत के आम नागरिक की, भारत के मिडिल क्लास की, जिसको 20% प्राइस जो था वो ज्यादा देना पड़ा क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। अब ये एक प्रॉब्लम जो है ये मिडिल क्लास फेस करता है। अब ये जो इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट है ना, ये इंपैक्ट डालती है बहुत सारी और चीजों के ऊपर, जिसमें सबसे पहली चीज जो है जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम बन के आती है वो है स्टैग्नेंट वेज। आप इन्फ्लेशन तो बढ़ा रहे हैं पर वेजेस जो हैं वो तो उतनी है। अगर आप डाटा निकाल के देखते हैं तो हम इस चीज को पाते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास से ग्रो कर रही है, पर जो वेजेस हैं खासकर प्राइवेट सेक्टर में वो मात्र 3 से 4% ग्रो कर रही है। तो अगर आपकी वेज बढ़ रही है 3 रुपए तो उधर इन्फ्लेशन बढ़ रही है 8 रुपए, तो सेविंग्स कहां जाएंगी? लोग सेव कैसे कर सकते हैं? सेविंग्स की तो कैपेसिटी ही भारत के मिडिल क्लास में बचती ही नहीं है, जिसकी वजह से भारत का जो मिडिल क्लास है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो क्या फेस करता है? जो है हमारी तीसरी सिचुएशन कि किस तरह से वो कंज्यूमरेबल गुड्स में पैसा लगा सकता है। कंज्यूमरेबल गुड्स का मतलब क्या है कि जो आइटम्स आप खरीदते हो, जो सामान आप खरीदते हो, आज के समय के ऊपर अगर हम डाटा निकाल के देखते हैं तो जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे मारुति हो, चाहे स्कोडा हो, चाहे आपकी निसान हो, चाहे होंडा हो, चाहे hyundai हो, सब कंपनीज जो हैं बड़े बड़े डिस्काउंट प्राइस ऑफर कर रही हैं ताकि लोग जो हैं वो आके कार्स परचेज करें। अगर हम ऑटोमेशन इंडस्ट्री की बात माने तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अनुसार भारत में 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो ऐसी खड़ी हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है। अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टू व्हीलर इंडस्ट्री की भी हालत जो है वो बिल्कुल मंदा है। हम प्री कोविड लेवल तक भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्री कोविड लेवल में जो हमारी सेल्स थी टू व्हीलर्स की, आज हम उससे भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि ये सोचा गया था कि हम पोस्ट कोविड सिचुएशन में ग्रेजुअली उस फेज से बाहर निकलेंगे और हम बेटर परफॉर्म करेंगे। पर आज हम ना ही ऑटोमेशन में, ना ही मोबाइल्स में, ना ही किसी और कंज्यूमरेबल गुड में खरीद पा रहे हैं। अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो नेस्ले के जो एमडी हैं उन्होंने तो यहां तक बोल दिया है कि भारत में जो कंज्यूमरेबल गुड्स हैं, एफएमसीजी हैं, उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जिसके बेसिस के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि श्रिंकफ्लेशन हम फेस करते हैं। श्रिंकफ्लेशन समझते हैं क्या होता है?
श्रिंकफ्लेशन होता है कि जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रहती है, प्राइस जो है उतना ही रहता है, पर क्वांटिटी कम होती जाती है। कि अगर आप 10 रुपए का पार्ले जी एक समय में खरीदते थे जिसमें 5 बिस्किट आते थे, आज पार्ले जी 10 रुपए का ही है, पर 5 की बजाय उसमें 3 बिस्किट आ रहे हैं। प्राइस नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर 10 से 15 कर दोगे तो आप सोचोगे खरीदने से पहले, पर 10 रुपए में जहां 5 आते थे अब 3 आ रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। दाम उतना ही, क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कंज्यूमरेबल आइटम्स या कंज्यूमरेबल इंडस्ट्रीज में ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है हमारी जनता आज के समय में फेस कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्स बर्डन। अरे भाई, कितना टैक्स देगी जनता, इस चीज से सब परेशान है। सरकार तो हमारी एक स्लीपिंग पार्टनर बन के बैठ चुकी है। जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर ने भारत की फाइनेंस मिनिस्टर को यहां तक कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन एवरीथिंग वी डू। स्लीपिंग पार्टनर क्यों? रिस्क मेरा, पैसा मेरा, टेंशन मेरी, मुनाफा सरकार का। क्योंकि अगर आप भारत के टैक्स स्लैब निकाल के देखें तो 15 लाख से ज्यादा जो इनकम जनरेट करते हैं वो भारत के हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जो कि है 30%। ये 30% में मामला खत्म नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स तो सब देते हैं, जीएसटी तो सब देते हैं, उसके अलावा आप गाड़ी लेने जाओ, रोड टैक्स, टोल टैक्स, आपका एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, ऑन डीजल, सब कुछ जो है चूस चूस के सरकार लोगों के पैसे से निकाल रही है। फिर सरकार कहती है अब सेविंग करो, हम सेविंग करने जाते हैं। सेविंग में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके अलावा भी हेल्थ इंडस्ट्री में कोई सरकार की सपोर्ट नहीं है। हमारे जो सिटीज हैं वो गैस चैम्बर बन चुके हैं। और अगर आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएं या फिर अगर आप एयर प्योरीफायर लेने जाएं, उस पे भी 18% टैक्स जो है वो सरकार लेती है। तो अगर आप रिपोर्ट निकाल के देखें, कई सारे इंडस्ट्रीज या कई सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज की बात करते हैं कि भारत में आज के समय अगर कोई आदमी एक महीने में 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें 1200 रुपया साल का बनता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 38% पैसा जो है, मतलब 40% की आप अप्रोक्सीमेट लगा के चलिए, वो पैसा सरकार ले जाती है वाया डिफरेंट टैक्सेस। मतलब 100 रुपया अगर आप कमा रहे हो तो उसमें से 40% तो सरकार लेके जा रही है। सिर्फ 60 रुपया आपके पास बच रहे हैं, जिसमें से आपने हेल्थ भी करना है, एजुकेशन भी आपका है, घर भी आपने लेना है, सेविंग्स भी आपने करनी है, रोजमर्रा के खर्चे भी आपने करने हैं। और उसके अलावा सरकार एक्सपेक्ट करती है कि आप ट्रैवल पे भी जाओ, कि ट्रैवल इकोनॉमी भी बिल्ड हो, आप शॉपिंग भी करो कि शॉपिंग ड्यूरेबल्स इकोनॉमी बिल्ड हो। और सरकार क्या देगी? नील बटा सन्नाटा। सरकार आपको कुछ नहीं देगी, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप खर्चा किस प्रकार कर रहे हो। उसके अलावा अगर हम देखें आज के समय के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं। अगर आप गुड़गांव की इंडस्ट्री निकाल के देखो तो अभी डीएलएफ के जो फ्लैट्स हैं वो 150 करोड़ के फ्लैट्स बिक रहे हैं। क्या एक आम नागरिक, क्या एक मिडिल क्लास जो लीगल तरीके से पैसा कमाता है, लीगल बेसिस के ऊपर टैक्स देता है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इन सारी चीजों के बावजूद भी प्राइसिंग के अनुसार घर खरीद पाए, एजुकेशन अच्छी ले पाए, हेल्थ केयर अच्छा अफोर्ड कर पाए? सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो सरकार कर क्या रही है, सरकार की पॉलिसीज कर क्या रही हैं? इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस बनते हैं और क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कंसर्न्स हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कंसर्न्स देखो तो सबसे पहले तो है कि भारत जो है आज के समय में पोस्ट कोविड एक के शेप रिकवरी मॉडल को फेस कर रहा है। के शेप रिकवरी मॉडल का मतलब क्या है कि अमीर अमीर हो जाएंगे, गरीब 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 हो जाएंगे। सरकार क्या करेगी? सरकार जो अमीर हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया? कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो खुश हो गए। भारत में अगर आप देखें तो जो इनकम टैक्स से पैसा सरकार जनरेट कर रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो सरकार कॉर्पोरेट से या इंडस्ट्री से ले रही है। तो इनकम टैक्स देने वाली जनता कितनी है? 2 से 2.5%। तो 2 से 2.5% लोगों का खून चूस चूस के सरकार जो है अपने कॉफर्स भर रही है और रेवड़ियां बांट रही है, जिनको फ्रीबीज या वेलफेयरिज्म का नाम दिया जाता है। अब आप, कईयों को ये सही लगेगा कि वेलफेयरिज्म है, कईयों को लगेगा ये फ्रीबीज हैं, पर क्या आप सोचते हैं कि चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आसाम हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज बंट रही हैं कि महिलाओं को 2500, कोई कहता है 2100 ले जाओ, 5 किलो फ्री राशन हर आदमी को मिल रहा है। इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है? ये पैसा आ रहा है आपकी और हमारी जेबों से। इतना खर्चा सरकार कर कैसे रही है? ये कर रही है क्योंकि सरकार को पता है कि जो मिडिल क्लास है ना, ये सिर्फ 2 से 2.5% की पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन जो टैक्स देती है, इसके अलावा जो 38% मिडिल क्लास टोटल है,
इस मिडिल क्लास सरकार ने इसको अपना एक पक्का वोट बैंक माना हुआ है कि ये बेचारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये वोट स्विंग में उतना बड़ा रोल प्ले ही नहीं करते। तो 2.5% लोग जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, उसके अलावा 38% मिला के जो सारा मिडिल क्लास बचता है, ये एक फॉर ग्रांटेड कम्युनिटी है, जिसकी वजह से आज भारत का मिडिल क्लास कंटिन्यूसली स्क्वीज होता जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखो, भारत का जीडीपी ग्रोथ देखो, जीडीपी समझते हैं ना आप कि जीडीपी ग्रोथ अगर आप भारत का देखो तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप मिनिस्ट्री का डाटा निकाल के देखते हैं, तो वो है प्राइवेट कंजम्पशन का। तो भारत का पिछले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ जो था वर्स्ट था कई सालों में। 5.4% मेयरली भारत की जीडीपी ने ग्रो किया। और आने वाले साल के लिए कई सारी इकोनॉमीज ने या हमारे आरबीआई ने हमारे ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है पिछले कुछ सालों के मुकाबले या पिछले एस्टिमेट्स के मुकाबले। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डिक्लाइन इन प्राइवेट कंजम्पशन। तो जो भारत की जीडीपी ऑलमोस्ट हर साल अच्छी बढ़ रही थी, उसमें मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन जो था वो प्राइवेट कंजम्पशन का था। प्राइवेट कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो हम और आप करते हैं, जो एक आम नागरिक करता है। पर सरकार ने क्या किया? सरकार के इन प्रॉब्लम्स की वजह से या फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से मिडिल क्लास के हाथ में पैसा नहीं बचा, सेविंग नहीं बची, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ा। और क्या हम 2047 तक विकसित देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जो सिचुएशंस हैं या हमारे डायरेक्शन हैं वो सही तो नहीं जा रहे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या प्रपोज सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि सरकार कुछ रिलीफ दे। अभी बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी, उसमें यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी ना किसी तरह से तो कोई ना कोई सॉल्यूशन सरकार प्रोवाइड करेगी। वो सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है? कई सारे कंपनी एस्टिमेट्स में ये निकल के आया कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सीसीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उन्होंने सरकार से एक रिक्वेस्ट की है कि आप इनकम टैक्स जो है उसको कम करो। क्योंकि जो आदमी इनकम टैक्स इतना ज्यादा भर रहा है, उसके हाथ में पैसा नहीं बचता है, तो मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स कम करने की बात की जा रही है। पर इनकम टैक्स कम करके सरकार करेगी क्या? पैसा बचेगा तो क्या पैसा लोग मार्केट में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? पहला सवाल तो यही बचता है। पर फिर भी ये कहा जाता है कि जो 30% का स्लैब है ना, उसको 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख तक कर दिया जाए, कि जो 30 लाख से ऊपर आदमी कमा रहे हैं उनको आप 30% के स्लैब में डालो, बाकी स्लैब्स को अकॉर्डिंगली रीएडजस्ट करो। दूसरी बात आती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इन टैक्सेस की जो मात्राएं हैं उसको डिक्रीज किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट जो है बेटर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करे, क्रेडिट बेटर प्रोवाइड करे। आज के समय के ऊपर आप हाउसिंग लोन देखो, चाहे आप ऑटोमोबाइल लोन देखो, सबके इंटरेस्ट रेट कितने ज्यादा हैं। और अगर आप इसको सेविंग के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हो तो वो कितने कम है। एक आदमी अगर एफडी में इन्वेस्ट करता है तो उसका जो सेविंग रेट है वो 6% के आसपास एवरेज पड़ता है। पर अगर आप हाउसिंग लोन लेने जाओ या आप कम ऑटोमेशन लोन लेने जाओ तो वो लोन जो है वो आपको 8 से 10% के आसपास ऑन एन एवरेज पड़ता है। तो क्रेडिट जो है उसको परसेंटेज को कम करने की जरूरत है ताकि मार्केट में ज्यादा पैसा आए। पर आरबीआई इसके ऊपर क्या सोचता है कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आया, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रही है, तो और इन्फ्लेशन इंक्रीज बढ़ेगी, तो जो हमारी आज की इन्फ्लेशन है जो 6.4% के आसपास खड़ी है, वो पहले ही आरबीआई के जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होती है उससे बाहर है। क्योंकि आरबीआई बोलता है कि 4 से 6% का इन्फ्लेशन में मैनेज करना पड़ेगा, पर आज हमारी फिर भी मैनेजेबल है, पर ज्यादा है। और अगर और ज्यादा पैसा आएगा तो हो सकता है ये और बढ़ जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है? सरकार को करने की जरूरत है जॉब क्रिएशन, कि जॉब्स कैसे क्रिएट की जाएंगी। एक तरफ हमारा प्राइवेट वर्क कल्चर टॉक्सिक होता जा रहा है, कोई बोलता है 70 घंटे काम करो, कोई बोलता है 90 घंटे काम करो। इसके बावजूद सैलरी ग्रोथ कितनी है? 3 से 4%। अरे 90 घंटे काम करवा लो या 70 घंटे काम करा लो, पैसा तो दो। पैसा देने में चिल्लड़ और काम कराने में सब फन्ने खा बने हुए हैं, तो भैया पैसा आएगा कहां से? तो ये पैसा ना आने की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है, मिडिल क्लास जो है, मरता है। तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखी जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स को और बढ़ावा देगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को गवर्नमेंट टारगेट करे, आईटी सेक्टर्स को टारगेट करे। अभी सरकार पीएलआई इनिशिएटिव तो देती है, पर सरकार और मेक इन इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करे ताकि आर एंड डी भी बेटर हो और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भारत की है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। सरकार को और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने की जरूरत है पब्लिक स्पेंडिंग।
कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पिछले साल सरकार ने पब्लिक स्पेंडिंग कम की क्योंकि इलेक्शन ईयर था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो कम हुई। पर सरकार पब्लिक स्पेंडिंग कर कहाँ रही है? सरकार पब्लिक स्पेंडिंग फ्रीबीज के ऊपर कर रही है रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, स्टेट बाय स्टेट डाटा निकाल के देखते हैं, तो इस चीज में एक सिमिलरिटी आती है, चाहे वहां पे बीजेपी रूल्ड देश स्टेट हो या फिर कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो या और किसी भी ऑपोजिशन पार्टी की स्टेट हो, वहां पे एक चीज कॉमन निकल के आती है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो फ्रीबीज के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर रही हैं रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो क्या पब्लिक स्पेंडिंग आप प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन में चाहेंगे या आप फ्रीबीज में चाहेंगे? इस चीज का निर्णय जो है ये भारत की जनता को लेना है। जब अगली बार ये पॉलिटिकल पार्टी वाले वोट मांगने आए, जब ये आपसे वोट मांगने आए इस बेसिस के ऊपर कि हम आपको 25 रुपया देंगे या 2100 रुपया देंगे, आप इनसे पूछो स्कूल कितने दोगे, आप इनसे पूछो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी दोगे, आप इनसे पूछो कि भैया टैक्स कब कम करोगे, आप इनसे ये मत मांगो कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे दो। आप इनसे ये पूछो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, आप क्या कर रहे हो जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं। इन सबके सवाल जब आप पूछोगे तब जाके इन पॉलिटिकल पार्टीज को और इन सरकारों को रियलाइज होगा कि लोग कितनी मंदे हालत में हैं और भारत को जो सपने दिखाए जा रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के या विकसित भारत के, वो खोखले हैं, उसमें दम जो है वो कम है। इन सारी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि भारत ग्रो करेगा। इन सबके साथ हमें इस चीज को सोचना है कि जो भारत का मिडिल क्लास है ना, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक सेगमेंट नहीं है, वो सोशल सेगमेंट है। वो सोशल सेगमेंट इतना बड़ा सोशल सेगमेंट है कि अगर मिडिल क्लास क्राइसिस फेस करता है तो इकोनॉमिक डाउन होती है, सोसाइटी डाउन होती है, और साथ ही साथ जो है हमारे देश को रिवाइव करने का जो सपना है या उसको भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनाने का सपना है, वो जो है वो एक कदम पीछे जाता है। तो हमें यही लगता है कि भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आप अपनी चीजें भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है हमारे देश में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने यारों से, दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करो और वर्ड ऑफ माउथ इसको इतना स्प्रेड करो ताकि हमारे अंदर भी एक एंथुजियाज्म आए कि हम कौन सी नई वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लेके आए। और जो वीडियो आप देखना चाहते हो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि आपके लिए कुछ नया डाटा, कुछ नई चीज, कुछ नई सोच हम हर हफ्ते डिकोड करके लाएं।